एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि तुरान के ऊपर काफी सारे पायरेट्स अटैक कर रहे थे एंड यहाँ पर अब तुरान भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। तुरान का ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद काफी सारे पायरेट वगैरह मारे गए थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस शिप के ऊपर अभी भी काफी सारे पायरेट मौजूद थे एंड वहीं पर काफी सारे मारे गए थे। इन सभी पायरेट के बीच में से एक पायरेट चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी को डरने की जरूरत नहीं, वो अकेला है और हम इतने सारे, हम सभी मिलकर उसे मार सकते हैं। एंड हाँ, इसी मोटिवेशन के साथ ये सभी लोग तुरान के ऊपर अटैक करते हैं और उसे मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन इन्हें शायद पता नहीं था कि ये तुरान को मार नहीं सकते। तुरान एक बार फिर से अपने वाटर पावर का यूज करते हुए अपने सामने से आ रहे पायरेट्स के ऊपर अटैक करता है एंड ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि बस पलक झपकने के साथ ही उसकी बॉडी दो पार्ट के अंदर कट जाती है। एंड वहीं अगर हम बाकी पायरेट्स की बात करें तो वो भी नहीं रुकते, उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो तुरान को डिफीट कर सकते हैं, इस वजह से वो अटैक करते हैं, लेकिन तुरान ने उनके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लिया था। वो उनके अटैक को साइड में करता है एंड फिर इसके बाद उनके सर के अंदर अटैक करके उन्हें भी मार देता है। यहाँ पर तुरान बिना रुके लगातार अपने सामने से आ रहे हर एक पायरेट्स को मार रहा था। तभी उसी समय हम देखते हैं एक अटैक को जो कि तुरान को लग नहीं वाला था, लेकिन सही टाइम पर तुरान पीछे हटता है, उस अटैक को डॉज करता है। अटैक को डॉज करने के बाद जो तुरान है वो एक बार फिर से इन सभी के ऊपर अटैक करता है एंड ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इस अटैक के अंदर उसके सामने से आ रहे सभी पायरेट एक झटके के अंदर मारे जाते हैं, मतलब कि उनकी बॉडी दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं एक पायरेट को जो कि तुरान के पीछे पड़ा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है, लेकिन इसके अगले ही पल वो तुरंत ही उठता है और तुरान के ऊपर अटैक करता है। वो उठकर अटैक करते हुए अपने साथियों से बोलता है कि हमारे पास यही एक मौका है, जल्दी करो, इसे मार डालो। उसकी इस बात को सुनने के साथ ही उसके सामने जो पायरेट मौजूद थे वो भी तुरंत उठकर तुरान के ऊपर अपने वेपन से अटैक करते हैं, लेकिन इसके बाद उस बंदे को अपने सामने जो दिखाई देता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे दिखाई देता है तुरान जिसकी बॉडी के अंदर उसका जो वेपन है वो धसा ही नहीं था, मतलब कि तुरान की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो वेपन तुरान की बॉडी को ब्रेक ही नहीं कर पा रहे थे। वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है, तुम्हें बिल्कुल भी खरोच क्यों नहीं आ रही। बट उसके ये बोलने के साथ ही तुरान का अटैक उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है एंड जो बाकी दोनों तुरान के ऊपर अटैक कर रहे थे, तुरान भी उनके ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले वो उनके हाथ को काटता है एंड फिर इसके बाद वो उन्हें भी मार देता है। इस पूरे पायरेट शिप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ चीखें गूंज रही थी और फिर देखते ही देखते यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तुरान को जो कि इन सभी के बीच में चुपचाप खड़ा था एंड उसके साइड में पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ पायरेट की कटी हुई बॉडी यानी लाशें। फिर इसके बाद जो दूसरे शिप के बंदे हैं वो इस शिप में हुक वगैरह फंसाते हैं एंड इस शिप पर आने लगते हैं। कैप्टन इस शिप पर आते हुए बोल रहा था कि सच में तुमने तो यहाँ पर मौजूद सभी को वाइप आउट कर दिया, तुम तो काफी सफाई से काम करते हो और अगर तुम यूं ही काम करते रहे तो फिर हम जैसे लोगों के पास काम करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कैप्टन के ये बोलने के बाद हम बाकियों का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग तुरान को चीयर कर रहे थे कि नाइट अमर रहे, नाइट अमर रहे वगैरह वगैरह। इसी बीच तुरान के पास एक बंदा आता है और बोलता है कि सर नाइट, मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले फिजिशियन के पास जाकर अपनी बॉडी को चेक करवा लेना चाहिए, हो सकता है आपको भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तुरान जिसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से ब्लड लगा हुआ था वो बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, ये मेरा ब्लड नहीं है बल्कि ये उन पायरेट्स का ब्लड है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कैप्टन तुरान को बता रहा था कि सर तुरान, हमारे लोगों ने उस शिप की काफी अच्छे से जांच कर ली है एंड हमें पता चला है कि ये शिप अबाचा के किसी मर्चेंट का था जो कि कुछ सालों पहले गायब हो गया था। ऐसा लगता है कि पायरेट्स ने इस शिप को कैप्चर कर लिया होगा एंड फिर इसके बाद वो खुद ही इसका यूज कर रहे होंगे क्योंकि यही उनकी हॉबी है। तुरान पूछता है तो फिर आखिर आप उसके साथ क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। कैप्टन बताता है चूंकि ये लड़ाई तुमने अकेले ही लड़ी है और जीती भी है, इस वजह से उसके ऊपर हमारा कोई भी हक नहीं है, उसके ऊपर हक है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर तुरान, क्योंकि आप बन चुके हैं एक शिप के ओनर। कैप्टन की बातों को सुनकर जो तुरान है वो पूछता है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली क्या किया जाता है। कैप्टन बताता है कि इस चीज के काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि तुम इसे बेच सकते हो ये बताकर कि ये शिप तुम्हें मिल गया था, या फिर तुमने इसे बाय किया था एंड अगर तुम चाहो तो फिर तुम इसके मालिक को इसका शिप वापस भी कर सकते हो जिसके बदले में ऑफकोर्स तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर इसके अंदर कुछ महीने तो लगेंगे ही। इन सब चीजों के अलावा एक और रास्ता है कि तुम एनरिल डेजर्ट में जाकर इस शिप को बेच दो और मेरे ओपिनियन में यही बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पर ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें शिप की जरूरत है और वो इसे बाई करना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको उसके बदले में काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि इतने बड़े शिप को वहाँ पर ले जाने के लिए आपको काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि इसे वहाँ पर ले जाएंगे क्योंकि इसे अकेले ले जाना लगभग नामुमकिन है। तुरान बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं भी इसे अकेला वहाँ पर नहीं ले जा सकता एंड अगर मैं इसे वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ तो फिर मुझे इसके बदले में कुछ कीमत तो चुकानी होगी। तुरान की बात को सुनकर कैप्टन बोलता है कि सच में तुम तो काफी होशियार हो। वेल, मैं अपने
बेटे के साथ मिलकर ये काम कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे 10% चाहिए होगा। तुरान बोलता है कि क्या मैं खुद ही आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस शिप को वहाँ पर ले जाकर अच्छे दामों में बेच दीजिए एंड मैं आपको इस शिप का 20% देने के लिए तैयार हूँ। आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस बात को सुनने के साथ ही कैप्टन खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। मुझे वहाँ पर काफी सारे लोगों के बारे में पता है, तो फिर मैं ये काम काफी अच्छे से कर लूंगा और उम्मीद करो तुम्हें इसका काफी अच्छा प्राइस मिलेगा। वो जब ये सारी बातें कर रहे थे तभी बाहर का गेट ओपन होता है और अंदर आता है एक बंदा। वो चिल्लाते हुए कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन मरमेड, यहाँ पर एक मरमेड है। इस बात को सुनकर कैप्टन परेशान होते हुए बोलता है कि क्या हमारे ऊपर मरमेड्स ने अटैक किया है? वो बंदा बताता है कि नहीं, हमारे ऊपर मरमेड्स ने अटैक नहीं किया, बल्कि जो पायरेट्स थे उन्होंने इस शिप के ऊपर एक मरमेड को पकड़ रखा था। इस बात को सुनकर कैप्टन काफी हैरान था कि क्या सच में उन्होंने मरमेड को पकड़ रखा है। फिर हम पायरेट वाले शिप का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलकर सर सफाई वगैरह कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने सारे लोग मरे हैं तो ब्लड तो होगा ही। कैप्टन भी इस शिप पर आ चुका था। वो ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या सच में वहाँ पर मरमेड है? कैप्टन बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैं खुद नीचे गया था और मैंने खुद ही ये चीज चेक की है, वहाँ पर एक मरमेड है। फिर जो कैप्टन है वो तुरान से पूछता है कि क्या तुम भी उस मरमेड से मिलना चाहोगे? तुरान बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर मिल लूंगा। वो तुरान को मरमेड वगैरह के बारे में बताता है कि हम इन सभी को काफी हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं एंड अगर वो एक ब्यूटीफुल वुमेन हुई तो फिर हमें उसे काफी अच्छे प्राइस मिलेंगे, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उन्हें इन सब चीजों का शौक होता है, उन्हें पैसों से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। वो सभी लोग सच में क्रेजी होते हैं, उन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती। फिर इसके बाद ये दोनों उस रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर मरमेड बंद है। इस रूम के अंदर आने के बाद तुरान को अपने सामने दिखाई देता है एक मरमेड, जो कि कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था एंड इस चीज को देखकर कैप्टन बोलता है सच में कितने शर्म की बात है, ये तो एक मेल निकला ना कि फीमेल। ये बहुत ही कम प्राइस पर बिकेगा, क्योंकि अमीरों को इनके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर ये कोई रॉयल हुआ जो कि खुद को फिश के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है तो फिर हमें इसके बदले में काफी अच्छी कीमत मिलेगी। उनकी बातों को सुनकर वो मरमर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक मेल हूँ तो फिर इसमें इंसल्ट की क्या बात है? मैं हूँ आर्मानी, नॉर्थ एस्टाडेल का 47th प्रिंस, मतलब कि ये नॉर्थ एस्टाडेल का 47वां प्रिंस है जिसका नाम है आर्मानी। वो आगे बोलता है कि तुम जैसे लोली ह्यूमन जल्दी करो, मुझे अपनी रिस्पेक्ट शो करो वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। उसकी बातों को सुनकर कैप्टन बोलता है ओ तो सच में ऐसा लगता है कि तुम एक रॉयल हो, और जबकि तुमने कहा है तुम एक रॉयल हो तो फिर हम तुम्हें जिंदा रख सकते हैं, लेकिन सबूत क्या है कि तुम एक रॉयल हो? फिर जो कैप्टन है वो उस मरमेड के पास जाकर बोलता है कि चलो प्रिंस एक फिश के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं मान लूंगा कि तुम एक रॉयल हो। आर्मानी बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैप्टन बोलता है क्या ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्यों? वो बताता है ऐसा इस वजह से क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बांध कर रख रखा है और मेरे पास बिल्कुल भी वाटर नहीं, तो फिर मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ तो फिर मुझे एक परफेक्ट स्टेट में जाना होगा, मतलब कि पानी में जाना होगा, यानी समंदर में। एंड यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर इन दोनों को भी समझ में आ रहा था कि ये भागने का ट्राई कर रहा है, मतलब कि अगर ये समुद्र के अंदर जाता है तो फिर ये भाग जाएगा। जो कैप्टन है वो तुरान से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है इन सभी चीजों को सॉल्व करने का? तुरान कैप्टन से पूछता है कि मैंने सुना है जो मरमेड्स है वो इंसानों को खा जाती है। कैप्टन बताते हैं कि हाँ बिल्कुल। तुरान बोलता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि वैसे भी इसकी कोई भी कीमत नहीं है, और अगर इसकी बात सच होती है मतलब कि ये प्रिंस है तो फिर हमारा जैकपॉट लग जाएगा। फिर जो तुरान है वो गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए उससे बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या होगा अगर मैं तुम्हें सी के अंदर छोड़ दूं और तुम भाग जाओ? हम तो पागल बन जाएंगे। तुरान की बातों को सुनकर आर्मानी को गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की, वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो तुरान के पावर को देखता है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए वरना वो मारा जाएगा। तो फिर वो हार मान लेता है और तुरान को बताता है कि अपनी पूरी लाइफ के अंदर मैंने आज से पहले कभी भी किसी भी इंसान को नहीं मारा और ना ही खाया है, और ना ही मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन है। लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद भी जो तुरान है वो उसे घूर घूर कर देख रहा था। वो अपना दांत पीसते हुए बोलता है कि ठीक है ट्रेजर, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो फिर मैं तुम्हें ट्रेजर के बारे में बताऊंगा। तुरान बोलता है क्या एक ट्रेजर? वो बताता है कि हाँ बिल्कुल ट्रेजर, एक ट्रेजर, एक ऐसा ट्रेजर जो कि गॉड फ्रेयान जिनकी तुम वर्शिप करते हो उनके द्वारा छोड़ा गया था। उसके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर ये सभी लोग एक लैंड पर पहुंच गए थे एंड यहाँ पर आने के बाद सभी लोग काफी खुश थे, कुछ चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि ये तो काफी बढ़िया है, अगर हम यहाँ पर आ ही गए तो फिर चलो क्यों ना ड्रिंक वगैरह कर ले। एंड यहीं पर हम देखते हैं कैप्टन और तुरान को भी। जो कैप्टन है वो तुरान से पूछता है कि आखिर तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करने वाले हो? तुरान बताता है कि लकली वो मरमेड जिस प्लेस के बारे में बात कर रहा था वो ज्यादा दूर नहीं है, तो फिर आज मैं वहाँ पर जाकर वापस आने का ट्राई करूंगा। फिर इसके बाद जो तुरान है वो एक जंजीर को बाहर निकालता है एंड उस मरमेड के साथ एक छोटी सी बोट में यहाँ से निकल जाता है उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए। यहाँ पर तुरान ने उस मरमेड को एक
छोटी सी जंजीर में बांध रखा था। तो फिर वो पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे बांधा क्यों है? मैं एक प्रिंस हूँ और मैं अपने प्रॉमिस को निभाऊंगा। लेकिन जो तुरान है वो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। अब तुरान के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद वो बोलता है ठीक है, अगर मैं तुम्हें उस ट्रेजर के पास ले जाऊंगा तो फिर क्या सच में तुम मुझे जाने दोगे? तुरान बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, तो फिर चिंता मत करो। ये बोलने के साथ ही तुरान अपने पावर का यूज करता है एंड इस शिप के साथ यहाँ से निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए वो जो प्रिंस है वो तुरान को बता रहा था कि अगर वो जो ट्रेजर है वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर तुम इस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि वो एक ऐसा ट्रेजर है जो कि फ्रियान ने यहाँ पर छोड़ा था, और अगर वो तुम्हारे लिए कोई लोली लेवल का ट्रेजर होता है तो फिर तुम उस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करना। उसकी बातों को सुनकर तुरान बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ गया, तो फिर अब मुझे वहाँ पर लेकर चलो। फिर हम थोड़ी देर बाद तुरान को पानी के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो धीरे धीरे करके उस ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा था। थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद तुरान को अपने सामने दिखाई देता है कि स्नेक, जिसने की एक चट्टान को जकड़ रखा था। वेल ये कोई रियल स्नेक नहीं था, बस उसकी एक बॉडी थी, मतलब की स्टेचू। एंड हाँ, अगर हम इसके साइज की बात करें तो फिर ये तुरान के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी।